हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 5th पार्ट। तो इसमें हमारा जो है रिलेशनल डेटा मॉडल आ रहा है चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारा जो है जो डेटा है ना वो रिलेशनल एज आप समझ लीजिए टेबल फॉर्म में जो हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं ना, जो डेटा हमारा डेटाबेस सिस्टम में होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है। अब वो टेबल के फॉर्म में कैसे उसको हम मैनेज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ख़त्म करने वाला हूँ और कम टाइम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रिलेशनल मॉडल क्या है। देखिए सबसे पहले द रिलेशनल मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए रिलेशन विच इज़ फिजिकली रिप्रेजेंटेड एज अ टेबल। अब ये जो हमारा जो डेटा है उसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो फिजिकली जो टेबल के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। कोई भी डेटा हम अगर स्टोर करते हैं तो उससे पहले उसको देखेगा कौन से एंटिटी के अंदर है और कौन सा एट्रीब्यूट्स है उसके अंदर, कौन सा एट्रीब्यूट्स के अंदर वो डेटा है। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये टेबल के फॉर्म में है, उसी को हम रिलेशनल मॉडल कहेंगे। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को ही हम रिलेशनल मॉडल कहते हैं, जो टेबल के फॉर्म में हमारा जो कॉन्सेप्ट बन रहा है डेटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, उसी को हम कहेंगे रिलेशनल मॉडल। अब हम चलते आगे। इन दिस मॉडल टेबल्स आर यूज टू होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स टू बी रिप्रेजेंटेड इन द डेटाबेस। डेटाबेस में उस टेबल के अंदर डेटा को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए। और रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज ए 2 डायमेंशनल टेबल इन विच द रोज ऑफ द टेबल करस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। अब जो हमारा जो रिलेशन जो बन रहा है टेबल का वो 2 डायमेंशनल टेबल बनता है हमारा। ठीक है, ये ध्यान रखना। वो जो टेबल जो हम बना रहे हैं जैसे एक्सेल शीट है, जब मैं टेबल बोल रहा हूँ तो आप एक्सेल शीट में आप इमेजिन कर लिया करो कि एक स्टूडेंट नाम की कोई टेबल बना हुआ है, उसमें एज, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी स्टूडेंट आईडी, ये सब एट्रीब्यूट्स है। उसके अंदर सारी डेटा जो है कई सारे स्टूडेंट्स का फिल है। ओके, इतना आपको समझ लेना है जब भी टेबल का नाम लूँ मैं इसमें, समझ गए। तो एक रिलेशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 डायमेंशनल टेबल को, मतलब वो जो टेबल है वो हमारा 2 डायमेंशनल है। जैसा एक्सेल शीट में जो हम टेबल बनाते हैं वो हमारा एक 2 डायमेंशनल टेबल है। ठीक है, अब देखिए इन विच रोज ऑफ द टेबल कॉरस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स एंड द कॉलम्स कॉरस्पॉन्ड टू एट्रीब्यूट्स। अब इसमें बताया कि जो टेबल है ना उसमें कॉलम्स को तो एट्रीब्यूट्स से रिप्रेजेंट किया गया है और जो रोज हैं उसको कॉलम्स रिकॉर्ड्स के रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो जो हमारा जो कॉलम्स में हमारा जो एट्रीब्यूट्स हैं जैसे एज एंड नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब क्या है कॉलम के अंदर ही ये सारे नाम हैं। ठीक है, तो ये जो कॉलम में जो नाम दिख रहे हैं आपको एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमारे कॉलम के अंदर हैं। ठीक है, और जो रोज़ के अंदर हमारा सारी डेटा होती है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। और रोज़ को ही हम टपल भी कहते हैं। जैसे देखिए ईच रो इज़ कॉल्ड ए टपल एंड ईच कॉलम इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट। और हर एक कॉलम को जो है एट्रीब्यूट कहा जाता है और हर एक रो को टपल कहा जाता है। ठीक है, टपल को आप रो समझ लेना, ये थोड़ा सा बस वर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बस आपको रो ही समझना है। टपल रो कहते हैं, पूरा रो, पूरा एक रो। अब जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एंटिटी के अंदर ये जो हमारा टेबल बन रहा है, इस टेबल में हमारा कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम्स हैं। हर एक कॉलम्स में एक एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में स्टूडेंट आईडी नाम का एक एट्रीब्यूट है, सेकंड कॉलम में हमारा स्टूडेंट नेम नाम का एट्रीब्यूट है, थर्ड में सब्जेक्ट, फोर्थ में मार्क्स। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें कितने रोज़ है, 1 2 3, 3 रोज़ है इसमें। ठीक है, जो एट्रीब्यूट है उसको छोड़ करके इसमें 3 रोज़ हैं। और ये हॉरिजेंटल वाला लाइन जो होता है ना उसी को हम रो कहते हैं। ठीक है, तो जो 1015 जो स्टूडेंट आईडी है इसमें पूरा इस वाले रो के अंदर क्या क्या आ रहा है रिकॉर्ड, जिसे डाटा कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कहा जाता है। एक तो 1015 रिकॉर्ड है और एक है मैरी और
तीसरा है मैथ, चौथा है 42, ठीक है। ये सब हमारे रिकॉर्ड्स हैं, इसी को रिकॉर्ड कहा जाता है। ओके, ऐसे रो 2 में जोन्स हिस्ट्री ये है, रो 3 में स्मिथ हिस्ट्री है, ठीक है। ये सारे हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर आते हैं और पूरे एक रो को टपल कहा जाता है, इतना ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ये हम टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं रिलेशनल मॉडल में। रिलेशनल मॉडल जब भी आ जाए नाम तो समझ लीजिए आप टेबल के बारे में आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए, आप ऑटोमेटिकली उसके बारे में आंसर लिखने लग जाओगे एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। ये आपको तरीका बता रहा हूँ मैं। अब देखिए इसमें भी इंसर्शन डिलीशन अपडेशन होता है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है 1015, उसका नाम है मैरी और उसने सब्जेक्ट ले रखा था मैथ, उसके मार्क्स थे 42। बट कुछ टीचरों की गलती की वजह से जो मार्क्स है वो 42 की वजह से 42 नहीं था उसका मार्क्स थे 90, बट उन्होंने गलती से 42 डाल दिया। तो उसको अपडेट करना है तो वो अपडेशन में आता है हमारा, ठीक है। तो वहाँ पे जो 42 है उसके जगह पे 90 डाल दिया जाए, उसी को कहते हैं हम अपडेशन, ठीक है। बहुत ही आसान है। बट अपडेशन कैसे होता है, इसमें एक हमारा एक यूनिक होता है, मतलब यह है कि हमारा जो एट्रीब्यूट है ना टेबल के अंदर, एक ना एक एट्रीब्यूट जो है यूनिक होगा, ठीक है। उस यूनिक एट्रीब्यूट को ले करके तभी आप उसमें इंसर्ट डिलीट और अपडेट कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ स्टूडेंट आईडी नहीं होता और इसमें कई सारे मैरी कई सारे जोन्स स्मिथ हो जाते, तो कौन से वाले मैरी को जो मार्क्स बढ़वाना था ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता, ठीक है। तो इसमें जो स्टूडेंट आईडी है जैसे 1015 है, ये यूनिक है ना, डिफरेंट है बहुत ही। हर स्टूडेंट आईडी का जो स्टूडेंट आईडी होती है वो यूनिक होती है, उसके जैसा सेम स्टूडेंट आईडी कोई दूसरा स्टूडेंट के पास नहीं होगा। ओके, तो स्टूडेंट आईडी एज अ प्राइमरी की, जिसे हम प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी की होना ज़रूरी है किसी भी टेबल के अंदर, ठीक है। और एक टेबल में कई सारे प्राइमरी की हो सकते हैं, इतना भी ध्यान रखना है आपको। बट जो यूनिक हो उस मतलब मान लो कोई दो प्राइमरी की हैं, ठीक है। तो उन दोनों प्राइमरी की के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूनिक हो उसे हम प्राइमरी की मानते हैं उस टेबल के अंदर। ओके, अब जैसे एज हो गया, ठीक है, एज भी एज अ प्राइमरी की ले सकते हैं। बट इसमें जो स्टूडेंट आईडी अगर नहीं होता, स्टूडेंट आईडी की जगह एज होता ना, तो हम उसे एज अ प्राइमरी की ले लेते। बट यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है जो कि सबसे ज़्यादा यूनिक है। ओके, क्योंकि एज तो किसी दूसरे स्टूडेंट का भी सेम हो सकता है। ओके, तो इस वजह से हम जो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दे रखा है तो उन्होंने तो हमें यूनिक जो हमारा जो प्राइमरी की जो बनेगा वो स्टूडेंट आईडी बनेगा। ओके, अब जो इंसर्ट डिलीट और अपडेट करना है वो इस आईडी के आधार पर ही करेंगे कि जो 42 मार्क्स थे जिस स्टूडेंट के, उसको 90 करना है, अपडेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यूनिक मतलब प्राइमरी की के जो आईडी है, जो कुछ भी हो, आईडी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है उसका वैल्यू, ठीक है। तो इसमें आईडी है तो स्टूडेंट आईडी जो यूनिक की है ना, जैसे 1015 है, इस स्टूडेंट का 42 की जगह पे 90 कर दो। ओके, तो यहाँ पर अपडेशन में वही बताया गया है कि स्टूडेंट आईडी इज़ 100, इन्होंने दूसरा एग्जांपल लिया 1005 फ्रॉम हिस्ट्री टू हिंदी करना है। इसमें अपडेट कर दिया इन्होंने, जिसकी सब्जेक्ट हिस्ट्री है ना, ये इसको हिंदी कर दो, ये हिस्ट्री वाला, ठीक है। तो ये जो 1005 जिसका आईडी है उसको और सब्जेक्ट में हिस्ट्री को हिंदी कर दो, अपडेट कर दो हिस्ट्री की जगह पे, ठीक है। तो इसमें तो किस चीज़ की वजह से अपडेट करना आसान हो गया, प्राइमरी की यानी जो हमारा यूनिक एट्रीब्यूट है उसके हेल्प की मदद से हमने आसानी से उसको अपडेट कर दिया। अगर ये प्राइमरी की नहीं होता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है, अपडेट करने में। ओके, ताकि उसी स्टूडेंट का अपडेट हो जो स्टूडेंट चाहता है, तो उसका स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं हम, जिसे प्राइमरी की कहते हैं। ओके, ये मेरा समझाने का
मेन मकसद था इसमें। इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। डिलीट मतलब ये हो गया कि उसका मार्क्स डिलीट कर दो, ठीक है, उसने कुछ लिखा ही नहीं तो उसको डिलीट कर दो, या फिर आप जो स्टूडेंट आईडी डिलीट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे हो सकता है ये। और इंसर्ट में आप और भी स्टूडेंट आईडी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 3 स्टूडेंट है, कोई चौथा स्टूडेंट आ गया एडमिशन लेने, तो उसका आईडी बन जाएगा, वो भी इंसर्ट हो जाएगा, उसका नाम, सब्जेक्ट, मार्क्स, ये सब इंसर्ट हो जाएंगे टेबल के अंदर। ओके, आगे हम चलते हैं। एडवांटेज बहुत ही आसान है इसका। एक टेबल के अंदर क्या एडवांटेज आप सर्च कर सकते हो, बहुत ही इजी होता है, किसी भी चीज़ को सर्च करने में इजी होता है और अंडरस्टैंडेबल में इजी होता है, ठीक है। ये सब आप अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हो। इसका जो एडवांटेज है देखिए, इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड, देखिए वही चीज़ बताया। वेरी फ्लेक्सिबल, यानी बहुत ही आसानी तरीके से हम इसमें कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ठीक है। वाइडली यूज, ज़्यादातर यही यूज होता है, यही मेथड। ओके, रिलेशनल मॉडल यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। अब प्रोवाइड्स एक्सीलेंट सपोर्ट फॉर क्वेरीज। अगर कोई क्वेरीज आती है, कोई अगर यूज़र आता है कि बोलता है, कोई स्टूडेंट आता है कि मैम मेरा स्टूडेंट आईडी क्या है, तो वो तुरंत जो है उसका स्टूडेंट आईडी निकाल के दे दिया जाता है। जैसे कोई नाम है उसका मैरी, ठीक है, तो इसमें मैरी नाम का कई सारे मिल जाएंगे। अगर मान लो कोई 2 मैरी नाम के आ जाते हैं, ठीक है, और वो कोई एक स्टूडेंट बोल रहा है कि मेरा नाम मैरी है, मैं अपना स्टूडेंट आईडी जानना चाहता हूँ, उसको स्टूडेंट आईडी नहीं पता है, तो जो दूसरा मैरी है उसमें कंफ्यूज हो जाएगा, टीचर कंफ्यूज हो रहा है ना। बट इसमें एक और तरीका है, जैसे उसने कौन सा सब्जेक्ट लिया है मैरी ने, जैसे उस जो स्टूडेंट बोल रहा है उसने मैथ लिया है, बट जो दूसरा वाला मैरी है उसने लिया था हिस्ट्री, ठीक है। तो इस वजह से जिसने मैथ लिया था उसका स्टूडेंट आईडी उसको निकल के दे दिया जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है स्टूडेंट आईडी उसको निकाल के दे दिया गया। मतलब क्वेरीज के अंदर यही आता है कि अगर कोई टेबल में कुछ अगर उसको एक्सेस करना है, डेटा लेना है टेबल से, तो वो क्वेरीज के माध्यम से ले सकता है। ओके, यूजर्स नीड नॉट कंसिडर इशूज सच एज स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी कंट्रोल एंड ऑथराइजेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड मोर इजीली। इसमें सिक्योरिटी जो है थोड़े बढ़िया होती है, गुड सिक्योरिटी होती है इसमें, डेटा इंडिपेंडेंस होती है। और डिसएडवांटेज फॉर लार्ज डेटाबेस, द परफॉर्मेंस इन करस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज इज डेफिनेटली डिग्रेडेड। जब डेटाबेस जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसमें जो क्वेरीज का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। ओके, द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स नीड टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्सेस, सो द इंडेक्स पोजीशन ऑफ फाइल मस्ट बी क्रिएटेड एंड मेंटेन अलॉन्ग विद द फाइल रिकॉर्ड्स देमसेल्व्स। द फाइल इंडेक्स मस्ट बी सर्च्ड sequentially before the actual file records are obtained. This wastes time. इसका मतलब ये है कि जब आप कोई फाइल या कोई डेटा सर्च करते हो ना उसमें टेबल में, तो सबसे पहले उसका इंडेक्स सर्च किया जाता है, उसके बाद आपको वो डेटा दिया जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए वही बता रहा है कि दिस वेस्ट्स टाइम, इसमें टाइम की थोड़ा वेस्टेज होती है। ओके, अब आगे चलते हैं हम। बस जितना कराया जाए बस उतना करना, ठीक है। बहुत ही इजी है चैप्टर। देखिए डिग्री एंड कार्डिनलिटी, तो देखिए डिग्री एंड कार्डिनलिटी क्या होता है। देखिए द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द रिलेशन। कोई एक कॉलम है, ठीक है, मतलब जो टेबल के अंदर जितने कॉलम्स होंगे ना वो हमारा डिग्री कहलाता है उस टेबल के रिलेशन को, ठीक है। द डिग्री ऑफ द स्टूडेंट रिलेशन इज़ 4 सिंस द स्टूडेंट टेबल हैज़ 4 कॉलम। अगर डिग्री जो है स्टूडेंट नाम के एंटिटी के अंदर 4 डिग्री है तो इसका मतलब 4 कॉलम्स है उसमें, ठीक है। रिलेशन विद ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड यूनरी रिलेशन। अगर उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसे हम यूनरी रिलेशन कहेंगे, और अगर 2 कॉलम है तो उसको बाइनरी रिलेशन कहेंगे, और अगर 3 कॉलम है तो उसे टर्नरी रिलेशन कहेंगे। ओके, and after that the term and ray is usually used. By contrast the number of rows in a table called the cardinality. अब जो टेबल के अंदर जो जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगे
जितने भी रोज हैं उस टेबल के अंदर, उसे हम कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन कहेंगे, ठीक है, उसे हम कार्डिनलिटी कहेंगे, समझ गए। द फॉर एग्जांपल कार्डिनलिटी ऑफ द स्टूडेंट रिलेशन इज 3। अब जो स्टूडेंट नाम का कोई रिलेशन, उसमें 3 रोज हैं उसमें, ठीक है, तो वो 3 क्या कहलाएगा, कार्डिनलिटी। ओके, द रिप्रेजेंटिंग रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स, ये छोड़ दीजिए, ये एक्सटेंशन एंड इंटेंशन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक्सटेंशन एंड इंटेंशन क्या होता है। A relation database actually has 2 components, an extension and intention, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस में एक्चुअली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कंपोनेंट्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो आपको 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सटेंशन इंटेंशन, उसको बोलेगा एक्सप्लेन करना, तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक्सटेंशन देखिए, द एक्सटेंशन ऑफ ए गिवन रिलेशन इज द सेट ऑफ टपल्स अपीयरिंग इन दैट रिलेशन एट एनी गिवन स्टार्ट। द एक्सटेंशन दस वेरीज विद टाइम। इंस्टांस ऑफ स्कीमा इज आल्सो नोन एज एक्सटेंशन। जो एक्सटेंशन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे टेबल के अंदर जो डेटा है वो अपडेट होता जा रहा है, ठीक है, टाइम, हर एक टाइम पर जो है वो अपडेट हो रहा है किसी कारण वजह, जैसे किसी कोई बुक है, ठीक है, वो बुक का प्राइस जो है हर महीने में अपडेट हो रहा है या फिर किसी टाइम पे वो अपडेट हो रहा है, तो उसे हम एक्सटेंशन कहेंगे, क्योंकि उसका जो स्कीमा है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि किसी टाइम पर वो जो है डेटा जो चेंज होता जा रहा है, टपल्स उसमें अपीयर्स होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक्सटेंशन का मतलब यही है, द एक्सटेंशन ऑफ ए गिवन रिलेशन इज द सेट ऑफ टपल्स अपीयरिंग इन दैट रिलेशन एट एनी गिवन स्टार्ट। द एक्सटेंशन डज वेरीज विद टाइम। सिंपल सा बता रहा है कि एक्सटेंशन जो है टाइम के आधार पर वो काम करता है, ठीक है। इंस्टांस ऑफ स्कीमा इज आल्सो नोन एज एक्सटेंशन। अब जो स्कीमा का मतलब मैंने आपको पहले भी बता रखा है क्या होता है, नहीं होता है। स्कीमा उसका स्ट्रक्चर होता है, वो जो डेटाबेस है ना, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि उसमें हर एक टाइम पर जो है उसका वैल्यू जो है चेंज होता जा रहा है किसी टाइम पर, ठीक है। तो वो हमारा उस स्कीमा पर डिपेंड कर रहा है एक्सटेंशन, ये आपको ध्यान रखना है। स्कीमा पर डिपेंड कर रहा है वो एक्सटेंशन, कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा, ठीक है, उसे हम एक्सटेंशन कहेंगे। अब इंटेंशन क्या होता है, परमानेंटली होता है, ये टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। द इंटेंशन ऑफ ए गिवन रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, बेसिकली इट इज़ द परमानेंट पार्ट ऑफ रिलेशन। अब जो रिलेशन का जो है ये परमानेंट पार्ट होता है। द इंटेंशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, ए नेमिंग स्ट्रक्चर एंड ए सेट ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। द स्कीमा इज आल्सो नोन एज इंटेंशन। अब जो इंटेंशन क्या होता है, स्कीमा को ही इंटेंशन कहा जाता है, ऐसा भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ओके। वो कैसे, देखिए, स्कीमा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का। डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहेगा, वो चाहे किसी भी टाइम पे वो चेंज नहीं होगा। उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रक्चर है, जो उसका स्कीमा है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसी को हम इंटेंशन कहेंगे, ओके। The naming structure consists of the relation name plus the name of the attributes. The integrity constant integrity rule 2 will be discussed in coming article. अभी जो बता रहा है कोई एक एट्रीब्यूट्स है, उसका जो डेटाबेस का जो स्कीमा है उसके अंदर वो एट्रीब्यूट जो है फिक्स है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा किसी भी टाइम पे, वो हमारा इंटेंशन कहलाएगा, ओके। तो इंटेंशन बहुत ही ईजी है और एक्सटेंशन भी बहुत ईजी है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है बुक की भाषा में आप लिखो, ओके। अब हम आगे चलते हैं। कीज जैसे इसका मतलब तो चाबी होता है, ठीक है, तो कीज का मतलब ही समझ लो एक यूनिक चीज़, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया पिछले वीडियो में, प्राइमरी की को ही की मतलब की आ जाता है वर्ड, तो समझ लो वो एक यूनिक है, ठीक है, बहुत ही अलग है, यूनिक है, मतलब एक है, उस जैसा और कोई नहीं है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट आईडी है, कोई एक स्टूडेंट का कोई एक आईडी जो है किसी दूसरे स्टूडेंट के आईडी से मैच नहीं करेगा, तो वो यूनिक है, ठीक है, उसी को कीज कहते हैं, ठीक है।
जैसे SID, स्टूडेंट ID हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ये सब जो है कीज़ में आते हैं। ओके, और इसमें क्या है कि टेबल के अंदर डिग्री को हम किससे मापते हैं? कॉलम से। जितने कॉलम्स होंगे उतने ही डिग्री कहलाएगा, जितने डिग्री होंगे उतने कॉलम्स कहलाएंगे। ओके, इस मतलब टेबल के अंदर। अब जैसे स्टूडेंट नाम का टेबल है, इसमें स्टूडेंट ID है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, क्लास, सिटी, ये सब है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, स्टूडेंट ID और जी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों के दोनों यूनिक लग रहे हैं मुझे। ठीक है, यूनिक है ना। इसमें अगर कोई सा भी अगर मैच कर जाता है तो वो यूनिक नहीं रहेगा। ओके, अभी तक तो ये दोनों के दोनों ही यूनिक है, दोनों के दोनों ही की कहलाएंगे। ओके, अब चलते हैं प्राइमरी की क्या होता है। मतलब जो सबसे यूनिक हो उसी को हम प्राइमरी की कहते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है, यूनिक जैसे रोल नंबर है उसे यूनिक कहेंगे। ठीक है, एन एट्रीब्यूट विच रिकोगनाइज ए टपल यूनिकली इज कॉल्ड ए प्राइमरी की। सिंपल सी बात है, जो टपल यूनिक हो उसी को ही हम प्राइमरी की कहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल SID इज़ ए प्राइमरी की। इसमें जो स्टूडेंट ID है ये हमारा प्राइमरी की तरह काम करेगा, क्योंकि सबका नंबर जो है स्टूडेंट का यूनिक है। अब सेकेंडरी की क्या होता है? जो यूनिक ना हो उसे सेकेंडरी की कहेंगे। सेकेंडरी की रिकॉग्नाइज द टपल बट नॉट यूनिकली, सो सेकेंडरी की रिकॉग्नाइज द सेट ऑफ रिकॉर्ड्स टपल्स। इसमें कुछ भी हो सकता है सेकेंडरी की के अंदर। नेम, क्लास, सिटी का जो भी रिकॉर्ड्स है ये सारे सेकेंडरी कीज़ के अंदर ही आएंगे। ओके, अब कैंडिडेट की क्या होता है? देखिए, मस्ट इंक्लूड प्राइमरी की। कैंडिडेट की के अंदर प्राइमरी की होना ही होना। ठीक है, मस्ट इंक्लूड होगा इसके अंदर, कैंडिडेट की के अंदर प्राइमरी की का होना ज़रूरी है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। कैंडिडेट की के अंदर जो है प्राइमरी की भी हो सकती है और प्राइमरी की जैसे और भी कीज़ हो सकते हैं। ठीक है, जो यूनिक हो। ठीक है, तो एक से ज़्यादा कीज़ हो सकती है इसके अंदर, उसी को हम कैंडिडेट की कहेंगे। और इसमें सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, कितने भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं इसमें, कैंडिडेट की के अंदर प्राइमरी की के साथ साथ हर एक एट्रीब्यूट्स हो सकता है, उसे को हम कैंडिडेट की कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रिलेशन SID एंड रजिस्ट्रेशन नंबर आर द कैंडिडेट की। एक स्टूडेंट नाम का कोई टेबल है, उसमें स्टूडेंट ID और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? कैंडिडेट की कहलाएंगे। ओके, ऐसे आप एग्जाम्पल में दे सकते हो। अब ऑल्टरनेट की क्या होता है? बहुत ही आसान है। देखिए, कैंडिडेट की से हम इसको चूज़ करते हैं। देखिए, फ्रॉम द कैंडिडेट कीज वी चूज़ वन एज अ प्राइमरी की। नाउ कैंडिडेट की विच इज़ नॉट प्राइमरी की इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेट की। देखिए, सबसे पहले कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को चूज़ कर लो। ओके, अब प्राइमरी की को अब हटा दो। अब बचे हुए जो कीज जो एट्रीब्यूट्स हैं उसी को हम कहेंगे अल्टरनेट की। ठीक है, अल्टरनेट की इसी को कहते हैं। कैंडिडेट की के अंदर में से जो प्राइमरी की है उसको हटा करके हम जो है जो भी बचता है हमारे पास जो भी एट्रीब्यूट है उनको हम अल्टरनेट की कहेंगे। और कैंडिडेट की के अंदर मस्ट होता ही है प्राइमरी की, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो हम प्राइमरी की हटा देंगे, बाकी जो बचेंगे वो हमारा अल्टरनेट की कहलाएगा। अब फॉरेन की क्या होता है? बहुत ही आसानी, ये भी देखिए। ए फॉरेन की इज़ एन एट्रीब्यूट of a relation that is the primary key of another relation. For example, consider the following relations। ये हमारे पास देखिए, combination of relation that is the primary key of another relation। देखिए, इसमें हमारे पास दो टेबल बन रहे हैं, एम्प्लॉई नाम का EMP और दूसरा डिपार्टमेंट DEPT। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टेबल है हमारा एम्प्लॉई नाम का, इसमें एम्प्लॉई नंबर, नेम, एज और डेट ऑफ जो DNO कुछ होगा इसका। ठीक है, वो है इसमें। अब DNO जो है एज ए इसमें प्राइमरी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है इसको जो हमारा दूसरा टेबल है इसके अंदर एक्ट कर रहा है हमारा प्राइमरी की तरह। इसके अंदर करनाल, अम्बाला, सोनीपत ये इसका लोकेशन है। ठीक है, तो
हमारे पास दो टेबल है। पहले टेबल में लोकेशन नहीं था तो दूसरा टेबल हमने बनाया जिसमें लोकेशन है, बट किसका लोकेशन हमें चाहिए, तो वो हमने उसका प्राइमरी की तरह यहाँ पर DNO लिख दिया है। अब ये किसका प्राइमरी की काम कर रहा है, फर्स्ट टेबल के अंदर जो हमारा था DNO। अब ये जो DNO है, ये जो DNO है इसी को हम कहेंगे फॉरेन की, क्योंकि ये जो दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की तरह एक्ट कर रहा है इसके अंदर, इसीलिए ये हमारा किस में आएगा, फॉरेन की। मतलब दूसरा, फॉरेन का मतलब ही हो गया किसी दूसरे, फॉरेन का मतलब भी कंट्री, कोई दूसरा देश हो गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरे टेबल के अंदर वो प्राइमरी की इसमें यूज़ हो रहा है तो उसे हम कहेंगे फॉरेन की। ओके, ये आपको अच्छे से करना है। अब हम चलते आगे, सुपर की क्या होता है। देखिए लास्ट की ये बच रहा है हमारा सुपर की। सुपर की के अंदर हर चीज़ इंक्लूड होता है, प्राइमरी की हो गया या फिर कुछ भी, मतलब कोई सा भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं इसमें सुपर की में। अब इसमें ध्यान रखना है कि सुपर की के अंदर मस्ट कैंडिडेट की इंक्लूड, कैंडिडेट की इसमें होगा ही होगा सुपर की के अंदर। ओके, और भी बाकी कीज एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं बट कैंडिडेट की इसमें मस्ट इंक्लूड होगा। ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड ए सुपर की इफ़ इट रिकॉग्नाइज द टपल यूनिकली। अगर टपल इसमें जो है यूनिकली होगा और एट्रीब्यूट्स के सेट को ही सुपर की कहा जाता है। ओके, इसमें कोई सा भी एट्रीब्यूट्स हो सकता है, चाहे वो प्राइमरी एट्रीब्यूट्स हो, प्राइमरी की का एट्रीब्यूट्स हो, एंड मस्ट एक हो गया कैंडिडेट की एट्रीब्यूट हो, ठीक है। तो ये कैंडिडेट की भी इसमें इंक्लूड होता है सुपर की के अंदर। जैसे एग्जांपल में स्टूडेंट आईडी प्लस नेम प्लस सिटी इज़ अ सुपर की, इसके अंदर हर एक चीज़ इंक्लूड होता है, उसी को हम कहेंगे सुपर की। ओके, तो ये आपको 6 कीज आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। इसके आने के जो है 90% चांस होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सटेंशन और इंटेंशन भी आ सकता है, और कीज़ के बारे में एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के में भी आ सकता है, 16 मार्क्स में भी आ सकता है कि कीज़ कितने प्रकार के होते हैं, एक्सप्लेन करो इन डिटेल विद एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चन के साथ आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको बताना है सबसे पहले की क्या होता है, उसके बाद प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की एंड सुपर की। ये पूरे 6 के 6 आपको अच्छे से कर लेना है, बहुत ही आसान है। अब चलते हैं हम आगे। अब देखिए का डोमेन कांस्टेंट क्या होता है। डोमेन भी क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स के अंदर कि व्हाट इज़ डोमेन कांस्टेंट। ये देखिए ऐसे, इट स्पेसिफाइज दैट द वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट एक्स मस्ट बी एन एटॉमिक वैल्यू फ्रॉम द डोमेन ऑफ एक्स। द डेटा टाइप एसोसिएटेड विद डोमेन्स इंक्लूड इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डेट, टाइम एक्सेट्रा। एन एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी अवेलेबल इन द कोरस्पॉन्डिंग डोमेन। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट नाम का कोई टेबल है हमारे पास, इसमें रोल नंबर, नेम, एज, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसमें जो एज है, इसमें एज 18, 20, 22, इसमें एज के अंदर पहले से हमने स्ट्रक्चर इसका डिफ़ाइन किया गया है कि इसमें जो डेटा आएगा वो सिर्फ इंटीजर टाइप का होगा, बट इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा आ चुका है यहाँ पर ए, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारा डोमेन का रोल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी को हम डोमेन कहेंगे। ये नॉट अलाउड बिकॉज एज इज़ इंटीजर एट्रीब्यूट। अब डोमेन उसी को कहेंगे जैसे कि इट स्पेसिफाइज दैट वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट्स मस्ट बी एन एटॉमिक वैल्यू। हर एक एट्रीब्यूट का जो होता है एक वैल्यू जो होती है एटॉमिक होती है फ्रॉम द डोमेन। उसके जो डेटा टाइप होते हैं विद डोमेन इंक्लूड, उस डोमेन के अंदर जो डेटा टाइप भी होते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डेट, टाइम। तो उस एट्रीब्यूट्स के अंदर जो डेटा टाइप होगा, ठीक है, उसी को हम ऐसे ही डोमेन कहते हैं, ठीक है। डोमेन का ये रूल है कि वो एक एटॉमिक वैल्यू होगी, ठीक है। वो जैसे कोई डेटा टाइप है, एज है, एज का एटॉमिक वैल्यू क्या है, उसका इंटीजर वैल्यू ही होगा, बाकी और कोई वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है। वो एज ए एटॉमिक वैल्यू की तरह काम कर रहा है। ओके, तो ये ऐसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है डोमेन कांस्टेंट क्या होती है। और टपल यूनिकनेस का मतलब ये हुआ कि जो रो है हमारा वो यूनिक हो। जैसे रोल नंबर इसमें देखिए 1001 सबसे ऊपर में है,
और लास्ट में भी देखिए 1001 है। तो ये हमारा जो यूनिक रोल नंबर नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए नॉट अलाउड लिखा हुआ है। और ये एरो का साइन का मतलब हुआ कि लास्ट वाला जो रो है दोबारा रिपीट हो रहा है रोल नंबर, जिसकी वजह से ये जो हमारा यूनिकनेस है वो गायब हो गया है। ठीक है, टपल यूनिकनेस मतलब रो का जो यूनिक था रोल नंबर 101 दोबारा आ गया, जिसके वजह से ये यूनिक नहीं रहा। ओके, नॉट अलाउड लिख दिया इसमें। अब की कॉन्स्टेंट में क्या है कि इसमें भी वही बात है कि यूनिक जो की है होता है हमारा, जैसे रोल नंबर है ये यूनिक की है, प्राइमरी की भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इस प्राइमरी की में यूनिक की के अंदर हमारा हर एक डेटा जो है यूनिक होना चाहिए। बट इसमें 1001 जो रोल नंबर है दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पर, जिसके वजह से यहाँ पे देखिए नॉट अलाउड लिखा हो गया है इस रो के अंदर। ओके, तो ये भी हमारा की कॉन्स्टेंट नॉट अलाउड बताया गया। अब इंटीग्रिटी रूल में क्या है कि अगर वैल्यू देखिए रोल नंबर में क्या है नल वैल्यू आ रही है, जिसके वजह से ये नॉट डिफाइंड होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे नॉट अलाउड हमने लिख रखा है। null value of an attribute means that either the value is not known or is not applicable। उसका वैल्यू जो है पता नहीं है और ना ही एप्लीकेबल है उसमें। ठीक है, ऐसे इसको उसकी जो यूनिकनेस है ऐसे इंटीग्रिटी रूल 1 पे ऐसे आधार होगा। ठीक है, इंटीग्रिटी रूल 2 में देखिए स्टेट दैट if a foreign key in table A refers to the primary key of table B, then every value of the foreign key in table A must be null और भी अवेलेबल इन टेबल बी। ये नल आप इसको छोड़ सकते हो बस। ठीक है, आप जो है ना की कॉन्स्टेंट एंड टपल यूनिकनेस डोमेन कॉन्स्टेंट बस इतना कर लेना और सारे कीज कर लेना। ओके, अपडेट ऑपरेशंस में इंसर्ट डिलीट अपडेट ये सारे आते हैं, ये सब छोड़ दीजिए बस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारा है हाँ DBMS एंड RDBMS। ये 2 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन में कि डिफरेंस इन DBMS एंड RDBMS। ओके, तो ये आपको कर लेना है। देखिए 4 मार्क्स में भी आ सकता है ये। DBMS का मतलब ही क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS का मतलब क्या हो गया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये आपको रिलेशनल का मतलब हो गया टेबल के फॉर्म में। ओके, डेटाबेस जो है उसका सॉफ्टवेयर होता है DBMS, इतना पता होगा आपको। अगर आपने मेरी पहली वीडियो और दूसरी वीडियो को अच्छे से समझा है तो आपको पता होगा DBMS होता क्या है। ठीक है, DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को हैंडल करती है। अगर हमें कोई डेटा चाहिए होता है तो DBMS सबसे पहले उस डेटा को फैच करता है, उसके बाद हमें वो डेटा देता है। ठीक है, DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है। अब DBMS में क्या है और RDBMS में क्या अंतर है, देखिए जो DBMS है ये हमारा टेबल के आधार पर नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप इज़ मिसिंग। इसमें जो रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो मिसिंग होता है DBMS में, और इसकी जो स्पीड है वो स्लो होती है, और वेरी लेस हार्डवेयर, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है कम यूज़ किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, लिमिटेड फैसिलिटीज़ एंड यूटिलिटीज़, इसमें फैसिलिटी भी कम होती है, क्योंकि इसमें जो है ना आप पॉइंट्स बना भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा छाप दो। DBMS और RDBMS सबसे पहले तो आप समझ जाओगे कि इसके बीच में सबसे पहला डिफरेंस क्या है। देखिए DBMS और RDBMS क्या है, टेबल के फॉर्म में जो होता है सॉफ्टवेयर को मैनेज करने वाला, उसे हम RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हो दोनों के बीच में। ओके, ये जरूरी, जैसे इन्होंने फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है तो इसमें आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, और ऐसे भी इसमें पॉइंट बना के लिख सकते हो कि DBMS में जो होता है हमारा टेबल रिलेशनशिप इसमें मिसिंग होता है, और इसमें टेबल फॉर्म में जो डेटा होता है फैच किया जाता है RDBMS में। तो ऐसे भी आप अपने हिसाब से इसमें पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक है, तो अब RDBMS में देखिए सबसे पहले ना आप RDBMS के बारे में लिख लीजिए पॉइंट्स, देखिए क्या क्या होता है। अब टेबल के जो फॉर्म जो एक्सेल सीट में मैंने जब भी बोला कि रिलेशनल जब भी हो तो आप दिमाग में समझ लीजिए वो टेबल के फॉर्म में है एक्सेल सीट के अंदर। ठीक है, अब उसमें आपको
बहुत ही आसानी से आप उसमें सर्च कर ले रहे हो, ये वो बहुत ही फास्टली काम हो जा रहा है, ठीक है। इंसर्ट, अपडेट, बाकी सब कुछ जो है आप उसमें फास्टली कर ले रहे हो, ओके। आपको ये टेबल के फॉर्म में ये सारी चीज़ें एडवांटेज पता है, तो आप सिंपल सा उसका आर डी बी एम एस के अंदर वो पॉइंट लिख डालो बस, और DBMS का उसका उल्टा कर दो बस, सिंपल सी बात है। आप देखिए जैसे यहाँ RDBMS में देखते हैं, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप, इसमें जो रिलेशनशिप जो होता है एंटिटी और एट्रीब्यूट्स का, ये इसका रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये आपको पहला पॉइंट में लिख लेना। फिर दूसरे पॉइंट में वेरी फास्ट स्पीड। अब क्यों है वेरी फास्ट स्पीड, मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये टेबल के फॉर्म में है इसलिए। और वेरी हाई हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीडेड, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैनी फैसिलिटीज़ एंड यूटिलिटीज़, इसमें कई सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये सब भी आप लिख सकते हो। और इसमें हम विंडोज़ प्लेटफॉर्म के यूज़ करते हैं, डॉस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें डॉस और यूनिक्स और विंडोज़, ये तीनों और तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है अगर नहीं पता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होगा, क्योंकि मैंने वो पहले ही फर्स्ट सेम में उसका वीडियो अपलोड कर रखा है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अपना, ठीक है। और इसमें भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड सेम में भी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा मैं क्या बता रहा हूँ इसमें। यूनिक्स, डॉस, विंडोज़, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम ये इसमें किस में RDBMS में यूज़ किए जाते हैं। वो कैसे, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे हमारा कोई हम जो एक्सेल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर स्टूडेंट नाम का जो टेबल है, ठीक है, वो हम एक्सेल कौन से विंडो के अंदर यूज़ कर रहे हैं, विंडो 7, विंडो 10, आज का जो विंडो चल रहा है हमारा, वो हम कंप्यूटर के अंदर वो विंडो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारा पुराना वाला जो विंडो है डॉस है, और यूनिक्स भी हमारा एक विंडो है, वो विंडो की तरह ही काम करता है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी एक विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस भी है, ठीक है। तो ये जो RDBMS है ये तीनों पे ही काम करता है, ठीक है। बट DBMS में ये सिर्फ डॉस प्लेटफॉर्म पर ही काम करता है, मतलब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में ही काम करता है, ओके। अब इसमें चलिए, यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल्स। अब इसमें वही चीज़ देखिए, वही चीज़ फिर से बता रहा है कि RDBMS में टेबल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हम, और DBMS में किसका कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, फाइल का। ये ध्यान रखना है आपको, DBMS में फाइल कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, RDBMS में टेबल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। और जो RDBMS है इसमें हमारा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं, और इसमें थर्ड जनरेशन का। फोर्थ जनरेशन क्योंकि फास्ट है तो हम फोर्थ जनरेशन इसमें लिखेंगे और इसमें थर्ड लिख देंगे। तो सिंपल आप जो पॉइंट्स आप कर सकते हो अपने हिसाब से। और RDBMS का एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हो ओरेकल, फोकस, इनग्रेस, ये सब, ठीक है। और DBMS का डी बेस एंड फॉक्स बेस, ये एग्जांपल में लिख सकते हो। ये इतना ही था बस, ओके। अब आ जाते हैं कोट्स रूल। कोट्स रूल आप इसमें टोटल 13 होते हैं कोट्स रूल, ठीक है। अगर 0 से स्टार्ट करोगे तो 13 रूल हैं, बट अगर 1 से शुरू करोगे तो 12 हैं, ठीक है। तो टोटल इसमें 13 रूल्स होते हैं कोट्स रूल। इसमें क्या बताया जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया जाता है, उसका कैपेबिलिटीज़, किसकी कैपेबिलिटी, रिलेशनल सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका कैपेबिलिटी क्या क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में इस रूल के अंदर बताया जाता है, ठीक है। ये आप 13 चीज़ें, 13 रूल्स हैं इसके, आप करना चाहो तो कर सकते हो, ओके। बस मैं इतना ही कराऊंगा, ओके। अब हम चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर करोगे मुझे हेल्प मिलेगा, बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है, ओके। सो थैंक यू। और अगर आप चाहो तो मेरे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो, और आपको विज़िट करना भी चाहिए, क्योंकि मेरे वेबसाइट के अंदर बाकी सारे आपको जो है टॉपिक वाइज हर एक चीज़ सीरियल वाइज जो है सब कुछ मिल जाएगा आपको।
यूट्यूब पे आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए पहले उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो डायरेक्ट, फिर वहाँ पे आपको तुरंत वीडियो सारी मिल जाएंगी आपको। आप वहीं पे वीडियो देख सकते हो आराम से, और आप वहीं से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो मेरे वेबसाइट के अंदर, जो जिसका नाम है digitizeworks.online, जो कि आपको इस यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू।